हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th इकोनॉमिक्स से गाला पेपर 4 का सेक्शन ई। बात करें सेक्शन ई की तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूरा 25 मार्क का ये सेक्शन रहता है। और अगर आप लोग स्ट्रेटेजिकली कुछ लिमिटेड चैप्टर्स करके भी जाते हो ना तो भी आप इसमें 25 में से 25 पूरे मार्क्स ला सकते हो। और सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे पूरा सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमको ना आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो या रेगुलर वीडियो देखते हो तो जस्ट आप लोग एक चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो अपने जितने भी दोस्त हैं ना सब तक पहुंचा दो। बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लेकर के आए। और अगर आप लोग अपने 12th बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना तो आप लोग हमारी सुप्रीम बैच में भी ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। तो ऐप में ज्वाइन कैसे होना है तो जस्ट आप लोग प्ले स्टोर पे जाके यूजीटी सर्च कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में ना हमारे ऐप की लिंक देके रखिए, आप लोग जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की, जहां हम लोग पढ़ेंगे काला पेपर 4 का सेक्शन ई। तो ये सेक्शन के अंदर आप लोग को टोटल 7 क्वेश्चंस देके रखे होंगे, जिसमें से आपको कोई भी 5 करने हैं। बट यहां पे मैं आपको 7 के 7 क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन क्या देके रखा है, डिफाइन मनी एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। मनी क्या होता है और उसके फंक्शन बताने हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे मैंने मनी की 2 डेफिनेशन देके रखी है, आपकी इच्छा, आपको जो भी याद करनी हो। बाकी दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है, 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्शल, मार्शल क्या कहते हैं पैसे को लेके कि मनी इज दैट मीडियम विच इज यूज्ड एज अ मींस ऑफ एक्सचेंज। मनी एक ऐसा मीडियम है जो विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन एक्सचेंज किया जाता है एज अ मींस ऑफ एक्सचेंज। अगर आपको कोई भी चीज चाहिए तो तुरंत आप पैसा दोगे और मार्केट में जाके खरीद लोगे, और सामने वाला तुरंत उसको एक्सेप्ट भी कर लेगा, आप पे वो डाउट भी नहीं करेगा, ना ही उस चीज का इन्वेस्टिगेशन करेगा, रिगार्डलेस ऑफ टाइम और प्लेस। यानी कोई भी टाइम हो, रात को 2 बजे 3 बजे भी जाओगे ना तो हर एक पैसे पर्सन को पैसों की जरूरत है, ठीक है, वो तुरंत आपसे एक्सेप्ट कर लेगा और उसके पास जो भी गुड्स है वो आपको दे देगा। तो ये क्या हुआ, एक तरह का मीडियम हुआ। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करें तो रॉबर्टसन क्या कहते हैं। रॉबर्टसन कहते हैं मनी एज व्हाट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस। कोई भी चीज जिसके बदले में मेरे को गुड्स और सर्विस मिले, ठीक है, उसको ही हम लोग मनी कहेंगे। जैसे मान लो ये पेन, अगर मान लो सब लोग ये पेन को एक्सेप्ट करने लग जाए तो गुड्स और सर्विस की जगह पे, ठीक है, तो सब लोग इस पेन को ही पैसा मान लेंगे। आज की डेट में हम लोग जो कागज का यूज करते हैं, अगर मैं आज से 100-200 साल पहले ये नोट लेके जाऊंगा तो क्या मनी माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तो मनी वही होता है जो लोग एक्सेप्ट करते हैं और सामने अपनी गुड्स और सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। क्लियर हो गया। तो फंक्शंस देखते हैं आगे। फंक्शन ऑफ मनी तो टोटल 3 तरह के फंक्शन है। पहला है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू और तीसरा है मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। अब तीनों को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं एक एक करके, तो डिटेल में देखते हैं अपने। तो पहला देके रखा हुआ है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब देखो इसके हेड पॉइंट आपको अच्छे से याद होने चाहिए और इसके अंदर का आप लोग को ना एग्जाम में बना के लिखना है, जिससे क्या होगा कि एक तो आप मैं फ्रीली लिख पाओगे और दूसरी चीज याद करने जाओगे ना तो बहुत सी चीज भूल जाओगे। उससे अच्छा अच्छे से समझ लो और जो समझी हुई चीज है ना वो अपने ओन वर्ड्स में बना के लिखो। ठीक है, ये बेस्ट तरीका होता है इकोनॉमिक्स के पेपर को लिखने का। तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज में देखते हैं तो ये लिमिटेशन रिमूव करता है। मनी जो है वो पहले ना डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट चलता था, बार्टर सिस्टम होता था ना। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कि मैं फार्मर हूं, मैं वीट देता हूं और आप घी बेचते हो। ठीक है, मैं वीट बेच रहा हूं और आप घी बेचते हो। तो अगर मान लो मेरे को सामने घी चाहिए पर आपको वीट नहीं चाहिए, तो यहां पे क्या प्रॉब्लम आएगी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट आपको देखने को मिलेगा। तो एक्सचेंज जो है वो बहुत इजी हो गया है जब से पैसा आया हुआ है तब से। और फार्मर जो है वो अब क्या करता है, जस्ट पैसा लेता है और एक्सचेंज में वीट दे देता है। और अगर मान लो उसको कपड़े खरीदने हैं, ठीक है, तो वो उसी पैसे को यूज करेगा कपड़ों को खरीदने के लिए, राइस को खरीदने के लिए, घी को खरीदने के लिए, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है ना जो सबको चाहिए। ठीक है, और कोई भी इंडिविजुअल है वो पैसा स्पेंड करता है अपनी प्रेजेंट डिमांड्स को पूरी करने में, प्रेजेंट नीड्स जो है उसके गुड्स और सर्विस की वो पूरी करने में, एज वेल एज बहुत से लोग अपना पैसा बचाते हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है, फ्यूचर में उसकी जो भी नीड्स होगी गुड्स और सर्विस की, उसको कंज्यूम करने के लिए लोग अभी से ही पैसा बचाते हैं। और मनी क्या है, एक ऐसा मीडियम है जो लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करता है। लोग गुड्स और सर्विस को खरीदते हैं बाय द यूजिंग मनी। ठीक है, तो मनी एक मीडियम हुआ। दूसरा देखे तो मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो देखो कोई भी पर्सन है जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करता है ना, तो सामने दूसरे गुड्स और सर्विस पहले एक्सचेंज करता था। ठीक है, पर सबसे
बड़ी दिक्कत क्या थी पता है बार्टर सिस्टम में, कि हम लोग उसको स्टोर नहीं कर सकते थे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने अभी बताया मैं फार्मर हूं, ठीक है, मेरे पास वीट है, अब वीट को मैं कहां स्टोर करूं? जैसे मान लो जितनी जरूरत थी उतना लोगों से एक्सचेंज कर लिया, अब फ्यूचर के लिए मैं इतने सारे वीट को कहां स्टोर करूं? और वैसे भी मेरा खेत है, एक खेत से थोड़ी कोई एक या दो कट्टे निकलेंगे, एक या दो बोरी निकलेगा, वो तो पूरा का पूरा 2-3 ट्रक भर के इतने वीट निकलते एक खेत से। तो इतने सारे वीट जो है मैं कहां स्टोर करूंगा? पहले तो स्टोरेज की फैसिलिटी भी नहीं थी, तो ये बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था कि गुड्स को कैसे स्टोर किया जाए। फिर जब एनिमल मनी आता है, एनिमल को एज अ मनी की तरह यूज किया जाता है, तभी भी दिक्कत होने लग गई। क्यों? क्योंकि जो एनिमल्स थे वो मॉर्टल है, मतलब वो मर सकते हैं, और जिसकी वजह से मैं उसको स्टोर भी नहीं कर सकता, तो लॉन्ग टर्म सेविंग जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता था ये सबके अंदर, ठीक है। बार्टर सिस्टम में भी नहीं हो पाता था, एनिमल के थ्रू भी नहीं हो पाता था। तो अब आता है मनी, ठीक है, ये सबसे सक्सेसफुल मीन्स ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टाइम, क्योंकि हम लोग इसको स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, हम इसको छुपा के रख सकते हैं, हम इसको सेव करके रख सकते हैं, ठीक है, अपनी फ्यूचर नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। एंड इट कुड बी यूज्ड एट स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, और मेरे को कोई भी तरह का पेमेंट करना है तो मनी का यूज करके कर सकता हूं, इस वजह से इसको स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट भी कहा जाता है। और एक और चीज याद रखना, क्या पता 1 मार्क्स में पूछ ले, कि जो जब से मनी आया ना तब से एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब मार्केट में कुछ सिस्टम आई है, जैसा सिस्टम ऑफ क्रेडिट। पैसा नहीं था तब क्रेडिट का नहीं चलता था, उधार पे चीजें नहीं बेची जाती थी, पैसा आने के बाद ही क्रेडिट सिस्टम स्टार्ट हुई है, ठीक है। हायर परचेज यानी कि आप रेंट पे कोई चीज ले रहे हो, ठीक है, या इंस्टॉलमेंट पेमेंट ईएमआई के थ्रू पे कर रहे हो, तो ये सारी सिस्टम कब आई? जब से पैसा आया है, ठीक है। तो मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब पैसे को हम लोग आसानी से स्टोर कर सकते हैं, हम लोग हमारी करंट नीड्स और फ्यूचर नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। देन आगे बात करें तो मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, तो मेजर ऑफ वैल्यू क्या होता है? तो बार्टर सिस्टम जो है ना वो बहुत डिफिकल्ट था, याद रखना, एक्सचेंज रेट अलग अलग चीजों के, जैसे मान लो कि मैं फार्मर हूं, 20 केजी व्हीट इक्वल्स टू हाउ मेनी केजी ऑफ राइस, कैसे डिसाइड करेंगे? या तो मान लो 20 केजी ऑफ व्हीट, कितने मीटर क्लोथ्स होंगे उसके सामने, या कितना केजी घी होगा, ठीक है, क्या मैं उसको ढंग से मेजर कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। और अगर करते भी होंगे तो याद रखना कितना मुश्किल है इतने सारे गुड्स के लिए, ठीक है। तो मनी जो है वो इस चीज को इजी बना देता है। मनी के बेसिस पे हम लोग अलग अलग चीजों की हम एक प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग एक दूसरे के साथ उसको एनालिसिस कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं। और मनी जो है, जब से मनी आया तब से प्राइस सिस्टम आ गई है, हर एक चीज की प्राइस है, ठीक है। जैसे मान लो आप कोई गुड्स खरीदने जाते हो, आप पेंसिल खरीदने जाते हो, एक नोटबुक खरीदने जाते हो, तो आपको क्या पे करना पड़ता है? एक प्राइस पे करनी पड़ती है। और जो मेजर ऑफ प्राइस है, ठीक है, हर गुड्स की एक प्राइस डिसाइड है, और हम लोग आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि मेरे को आज की डेट में 20 केजी ऑफ व्हीट के सामने कितना केजी राइस लेना है, वो आसानी से मेजर कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि पैसों के अंदर हर एक चीज की प्राइस आ गई है, इस वजह से। और इससे हमारी कंट्री छोड़ो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है ना वो स्पीडियर हो गया है, और जिससे ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती थी इकोनॉमी की वो सॉल्व हो गई है। तो ये हमने टोटल 3 फंक्शंस पढ़े मनी के। पहला क्या पढ़ा? मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा पढ़ा मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, और तीसरा पढ़ा मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। देन आगे बात करें तो 58 है। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग 12th में हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना चारों सब्जेक्ट की, अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम, तो आप लोग हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो जाओ, जिसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा नॉमिनल है, चारों सब्जेक्ट की मिला के 1999, यानी कि 2000 रुपए में चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। एज वेल एज हमारी बहुत बढ़िया टीम है, कल्पेश सर जो है वो आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हेमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे, और मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा। और सच बता रहा हूं इसमें काफी बच्चे जुड़ चुके हैं, काफी बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो इसमें अगर ज्वाइन होते हो ना तो सच में बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। आपको हर एक चैप्टर्स के रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, आप वहां पे टेस्ट दे पाओगे, मतलब टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, एमसीक्यूज के फॉर्म में आप अलग अलग टेस्ट दे पाओगे। एज वेल एज आपको वहां पे काफी सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा जो आपके बोर्ड की एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगा। और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले हमारी इस ऐप में लाऊंगा, सुप्रीम बैच में लाऊंगा, जो इस बार बोर्ड में पूछे जाएंगे, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको पहले ऐप में दूंगा। तो सच बता रहा हूं, आप सब लोग ऐप में जुड़ जाओ। और अगर आप लोग हमारे इस कोर्स के बारे में ज्यादा डिटेल्स चाहते हो तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, www.ugt.co.in, ठीक है। अगर आप हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारा ऑफिस का नंबर है 7202012221,
ठीक है, इस पे आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया, अगर कैसे ज्वाइन होना है तो बता देता हूँ। ऐप को डाउनलोड कर दो, यूजीटी नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। और अगर आप आईफोन यूजर हो तो आपको उसमें माई इंस्टीट्यूट के नाम से मिलेगी आईफोन के अंदर। ठीक है, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना ऐप स्टोर से, और उसका जो ORG कोड होगा वो होगा VUGKX। ये अपना ORG कोड है, वो डाल देना तो अपनी ऐप चालू हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लान फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन। तो ये वाला जो है वो आपका पॉवर्टी वाले चैप्टर से, जहां पे आपको 4 तरह के एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम को समझाना है। पहला है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, दूसरा है वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम, तीसरा है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, और चौथा नरेगा यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। चलो एक एक करके समझते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम क्या है? तो देखो, ड्यूरिंग 6th 5-year प्लान, मतलब जो छठा 5 वर्षीय योजना थी, उसमें अलग अलग एजेंसीज ने अलग अलग तरह के प्रोग्राम स्टार्ट किए थे रूरल पुअर के लिए। अच्छा, एक बार एमसीक्यूज में शायद पता नहीं पूछा गया है कि नहीं, बट ये आप लोग याद रखना आ सकता है एमसीक्यूज में कि कौन से 5-year प्लान में अलग अलग एजेंसीज ने रूरल पुअर के लिए प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया था। तो 6th 5-year प्लान के अंदर। ठीक है, और ये जितने भी प्रोग्राम्स थे ना, वो सारे मर्ज होकर आईआरडीपी बन गए थे 2 अक्टूबर 1980 के अंदर। और जो आईआरडीपी था ना, उसका फुल फॉर्म जो है वो क्या है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव था जो भी पुअर फैमिलीज है उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, और जिससे मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो लोग खुद प्रोवाइड करें, उनको एनकरेज करना कि वो लोग खुद का एम्प्लॉयमेंट खुद जनरेट करें और उनकी इनकम जो है वो बढ़े, और वो पॉवर्टी लाइन यानी कि जो गरीबी रेखा है ना, उससे बाहर निकले। और आपको पता है ये जो प्रोग्राम है ना, वो स्पेशल फोकस करता था कुछ ग्रुप्स के ऊपर, मतलब ये छोटे छोटे ग्रुप्स बनाता था। ठीक है, और ये स्पेशल ग्रुप्स होते थे जिसमें स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हुआ करते थे, एग्रीकल्चर लेबरर्स थे, और रूरल आर्टिशियंस हुआ करते थे। और इस तरह से हमने एक आईआरडीपी प्रोग्राम बनाया जिसको हम लोग एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम भी कहते हैं। आगे देखते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में और कौन से प्रोग्राम आ जाते हैं। तो उसमें आ जाता है आईआरडीपी। ठीक है, जैसे अपने ने देखा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर ट्राइसेम ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ एंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, ये सारे ना फुल फॉर्म आप लोग याद रख लेना। ठीक है, देन DWCRA यानी कि डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इन रूरल एरियाज, देन MWS मिलियन वेल स्कीम, सित्रा सप्लाई ऑफ इंप्रूव टूल किट टू रूरल आर्टिशियंस, गंगा वेलफेयर स्कीम। तो इस तरह से अलग अलग स्कीम्स है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। एंड ऑन 1 अप्रैल 1999, अब देखो 1 अप्रैल 1999 को आईआरडीपी और ये जितने भी प्रोग्राम लिखे हैं ना, वो सारे एक हो गए। ठीक है, इंटीग्रेट हो गए, एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए, और उनका नाम क्या हो गया? सुवर्णा जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, ये सारे प्रोग्राम कौन सी डेट को मर्ज हो गए? तो 1 अप्रैल 1999, अप्रैल फुल वाला दिन याद रखना। ठीक है, और ये तो एमसीक्यूज में भी आ सकता है सुवर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के बारे में। और इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव था कि जो रूरल एरियाज है उसमें छोटे छोटे ट्रेड्स को डेवलप करना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाना, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, टेक्नोलॉजी देना, लोन देना, मार्केट फॉर फाइनल गुड्स टू रूरल पुअर्स, मतलब रूरल पुअर्स के लिए उनके गुड्स को फाइनल मार्केट तक पहुंचाना। तो ऐसी काफी सारी चीजें जो है वो गांव के जो भी पुअर पर्सन हुआ करते थे उनके लिए शुरू की गई थी। देन बात करें, दूसरा है वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो ये जो स्कीम है वो स्पेशल फोकस था उनका पुअर जिनकी और कोई इनकम नहीं है फिजिकल लेबर के अलावा, मतलब उनको मजदूरी ही करनी पड़ती है, उनके अलावा और कोई इनकम ही नहीं है, उन पे फोकस करता था। और इस स्कीम में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड किया जाता था स्लैक सीजन में, बल्कि उनको एम्प्लॉयमेंट तभी भी दिया जाता था जब फ्लड आया हो, ड्रॉट हो, स्केयरसिटी हो, या कोई नेचुरल कैलामिटीज देखने को मिले। और यहां पे ट्राई किया जाता था कि जो लेबरर्स है ना उनको प्रॉपर सैलरी दी जाए। ठीक है, टाइम टू टाइम प्रॉपर सैलरी दी जाए। और इस वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम में 2 और प्रोग्राम आ जाते हैं। कौन से? एक आ जाता है जवाहर रोजगार योजना, और दूसरा आ जाता है एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस स्कीम। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। अगर आप लोग ये वीडियो के अंदर जो भी पीपीटी में बता रहा हूं, मटेरियल बता रहा हूं, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी ऐप में जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारी मटेरियल जो है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। वहां पे
फ्री कंटेंट है ना होम पेज पे, उस पे आप देखोगे तो उस पे क्लिक करने पे आप लोग 12 जीएससीबी के फोल्डर पे जाना और उसमें जाकर के ये सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना क्या है? तो देखो 90s के डिकेड के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन था पब्लिक सेक्टर में वो काफी नेगेटिव ग्रोथ देख रहा था। मतलब जो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बंद हो रहे थे, गवर्नमेंट अपने बिजनेसेस को या तो प्राइवेट को दे रही थी या तो हम ऐसा कहेंगे कि बंद कर रही थी, जिससे बहुत लोग बेरोजगार हो गए। एक बाजू नॉर्मली अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो बढ़ ही रहा था और दूसरी जगह पे ये दिक्कत हो गई। तो उस सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना स्टार्ट की गई। किनके लिए? जो जिससे लोगों के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाए और यहां पे अलग अलग वेंचर स्टार्ट किए जाते थे, यानी कि बिजनेस स्टार्ट किए जाते थे। जो लोग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है, पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों के लिए यह स्कीम लाई गई थी। क्या नाम है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना या प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। फिर है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नरेगा वाला। ठीक है, नेक्स्ट आपके एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में भी देखने को मिलेगा, एज वेल एज पॉवर्टी वाले चैप्टर में भी है। तो इन द ईयर 2005 नरेगा वाज एक्सेप्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग एसेट्स। देखो यहां पे ना 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी नरेगा की, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? एसेट्स को क्रिएट करना। ठीक है, एसेट्स थ्रू पब्लिक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, यानी कि पब्लिक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जिससे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो। ठीक है, और वो लोग गारंटी देते थे कि एक फैमिली में से एक जन को, मतलब पर फैमिली एक जन को मिनिमम 100 दिन के लिए काम दिया जाएगा। ठीक है, चाहे फिर वो रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, ठीक है, चाहे लोअर मिडिल क्लास फैमिली क्यों ना हो, उन सबको 100 दिन काम दिया जाएगा। ठीक है, फिक्स 100 डेज वर्क दिया जाएगा। और 2009 में जो नरेगा था उसका नाम चेंज हो गया और उसका नाम हो गया मनरेगा, जिसको बोलते हैं एमजी नरेगा भी कह सकते हैं और मनरेगा भी बहुत से लोग कहते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बोलो क्लियर हो गया? तो यहां पे अपने ने ये जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स जितनी भी थी वो सारी हमने खत्म की, यानी एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स जो पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए थे वो फिनिश किए। तो ये हेड पॉइंट्स है, वो आप अच्छे से याद रखना और अंदर का भी इसमें याद रखने जैसी है चीजें। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें तो 59 नंबर है एक्सप्लेन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अच्छा, ये वाला टॉपिक ना ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ी ही चीजें देके रखी है, मतलब कुछ ही पॉइंट्स इसके अंदर दिए गए हैं, बट आप लोग एग्जाम में इसके अलावा बना के भी खुद लिख सकते हो। ठीक है, ये मैं मेन पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे आपको आइडिया आ जाए कि इसमें है क्या। तो देखो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में क्या दिया है, तो इंडिया का डेथ रेट ना बहुत जल्दी कम हो गया। मतलब पहले बहुत लोग मरते थे, अब मरना लोग कम हो गए। ठीक है, मतलब कम हो गया। ठीक है, डेथ रेट कम हो गया और सामने बर्थ रेट जो है वो इतना गिरा नहीं। ठीक है, बर्थ रेट कम नहीं हुआ, अब क्या होगा? डेथ रेट कम हो गया, मतलब कि लोग मरना कम हो गए और बर्थ रेट ज्यादा ही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? अपनी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी, और अचानक से जो पॉपुलेशन बढ़ गई ना उसको अपने क्या कहते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। बोलो क्लियर हुआ? आगे बात करें तो यहाँ पे जो भी पॉपुलेशन बढ़ी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक सबसे बड़ा रीजन है अलग अलग प्रॉब्लम्स जो वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं। क्योंकि देखो पॉपुलेशन ज्यादा होगी ना तो लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी जैसे सिचुएशन ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन, एंड द वर्ल्ड हैज नेवर विटनेस, कभी भी वर्ल्ड ने इतना जल्दी से विटनेस नहीं किया था कि इतनी जल्दी ग्रोथ हो जाएगी पॉपुलेशन की। सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। और 1931 से लेकर 2011 के बीच में अपनी कंट्री में ना बहुत तेजी से और एक कंटिन्यूअस राइज देखने को मिला पॉपुलेशन के अंदर। और अपनी जो इंडिया में पॉपुलेशन थी वो 36.1 करोड़ हुआ करती थी, जो इंक्रीज होके 121.02 करोड़ हो गई 2011 के अंदर। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। तो दैट इज इन द स्पेन ऑफ 60 इयर्स, मतलब 60 साल के स्पेन के अंदर, 60 साल के अंदर 84.92 करोड़ लोग जो है वो बड़े हैं। और अपनी कंट्री का जो एवरेज ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो अराउंड 2.5% हो गया है। एंड मोर पॉपुलेशन एंड हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन along with very high rise in population after 1970। और देखो पॉपुलेशन बढ़ी, ग्रोथ रेट बढ़ा पॉपुलेशन का, और 1970 के बाद तो काफी तेजी से बढ़ा। तो इसको ही अपने क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन 3 मार्क का है, बट यहाँ पे 5 मार्क के अंदर दे के रखा हुआ है। ठीक है, बट 5 मार्क में आता है तो आप बना बना के काफी सारी चीजें लिख सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो कि भाई 2000 के अंदर इंडिया ने ना सेंचुरी क्रॉस कर लेती, यानी कि 100 करोड़ लोग जो है उससे ज्यादा बढ़ चुके थे इंडिया के अंदर। क्लियर?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर टू अफेक्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्कस इन डिटेल। देखो डिटेल में डिस्कस करना है कितने फैक्टर है जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ हो सकती है। तो तीन तरह के फैक्टर है, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर और अदर फैक्टर। देखो आज के इस वीडियो में मैं सारे के सारे एक्सप्लेन डिटेल में करूंगा। वैसे ये सोशल फैक्टर ना ऑलरेडी अपने ने आगे के सेक्शन में समझ लिए, आगे के वीडियोस में समझ लिए, ठीक है। तो सोशल फैक्टर में चार आते हैं, यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज, अर्ली मैरिज एंड विडो रीमैरिज, प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम। और इकोनॉमिक फैक्टर में तीन आ जाते हैं, एक है लो लेवल ऑफ एजुकेशन, फिर है लो लेवल ऑफ इनकम और हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और अदर फैक्टर्स में दो आते हैं, हाई फर्टिलिटी रेट और लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग इंफॉर्मेशन। तो यहां पे ना आप लोग इसके हेड पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेना। अब जरूरी नहीं है कि हर एक हेड पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करो, बट हेड पॉइंट जरूर लिख लेने के एग्जाम में, जिससे आपको चेकर को पता तो चल जाए कि आपको हेड पॉइंट्स तो सारे आते हैं, बट आपके पास टाइम नहीं है इसलिए आपने कुछ लिमिटेड कंटेंट लिखा, ठीक है। और मैं बता दूं आपको कि ये जो 5 मार्क के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें एटलीस्ट 2 पेज, मिनिमम 2 पेज होना चाहिए, 3-4 पेज भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला देके रखा है सोशल फैक्टर। तो सोशल फैक्टर में आता है यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज। अब देखो इंडिया जो है ना, वहां पे रिलीजियस रिचुअल काफी फॉलो किए जाते हैं और मैरिज को एक रिलीजियस रिचुअल कहा जाता है। पता है आपको, अगर कोई पर्सन शादी नहीं करता ना, तो पूरी सोसाइटी उस पर डाउट करती है। इवन जो हम कहेंगे डिसेबल्ड लोग होते हैं ना, वो लोग भी इससे बच नहीं सकते हैं, उनको भी शादी करनी रहती है, ठीक है। तो ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन बन चुका है और इससे बचने के लिए बहुत से मैन और वुमेन शादी करते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में एंटर करते हैं कि लोग हम पे डाउट ना करें, ठीक है। फिर दूसरा है अर्ली मैरिज एंड विडो रीमैरिज। अब देखो जो चाइल्ड मैरिज है ना, वो आज की डेट में भी काफी जगह देखने को मिलता है कंट्री में। लॉ के अंदर तो इसको बैन कर दिया है, बट इससे होता क्या है पता है, जब बच्चे बच्चे शादी कर लेते हैं, ठीक है, 18 साल से पहले शादी कर लेते हैं, तो उससे होता है कि उनका जो फर्टिलिटी पीरियड होता है ना, वो लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और फर्टिलिटी पीरियड बड़े होने से क्या होगा, जो बर्थ है वो बच्चे ज्यादा बर्थ मतलब ज्यादा बच्चे करेंगे, ठीक है, जल्दी शादी हो गई है तो, और इसी वजह से अपनी कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ रही है। दूसरा देखें तो विडो रीमैरिज एक्ट इन इंडिया, मतलब विडो रीमैरिज एक्ट आया है, ठीक है। और विडो जो है वो अब शादी कर रही है तो वापस बच्चे कर रहे हैं। विडो मतलब होता है विधवा, ठीक है, जो विधवा शादी करेगी फिर वापस बच्चे होंगे, तो पॉपुलेशन काफी जो है ग्रोथ देखने को मिलेगा। देन है प्रेफरेंस फॉर अ मेल चाइल्ड। तो देखो इंडिया की जो सोसाइटी है ना, वो एक मेल डोमिनेटेड है और ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है लड़कों को रेदर देन डॉटर्स। लड़कियों से ज्यादा लड़कों को इंपॉर्टेंस दिया जाता है और उसके पीछे के 3 वजह है, ठीक है, बहुत फालतू की वजह है, बट देख लेते हैं क्या है। इट इज बिलीव दैट, ऐसा माना जाता है कि एक नर्क है, हेल है, जिसका नाम है पू, ठीक है, और एक लड़का ही इस नर्क में जाने से बचा सकता है। और दूसरा है फॉर प्रोक्रिएशन। प्रोक्रिएशन मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्शन करना, ठीक है। और तीसरा हो जाता है टू सपोर्ट देम फाइनेंशियली ड्यूरिंग ओल्ड एज, मतलब ओल्ड एज के दौरान जो बच्चा है, लड़का है, वो उनको सपोर्ट करे फाइनेंशियली। तो ऐसी कुछ चीजों की वजह से ना लोग ज्यादा, अब क्या होता है पता है कि जब लड़की होती है ना, तो लड़के के चक्कर में काफी सारी लड़कियां पैदा हो जाती है और उसके वजह से अब मान लो फिर भी लड़का नहीं होता है तो पॉपुलेशन काफी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। देन है फोर्थ जॉइंट फैमिली सिस्टम। अब देखो गांव के अंदर ये ज्यादा देखने को मिलती है जॉइंट फैमिली सिस्टम, रूरल एरियाज के अंदर। और जहां पे क्या होता है पता है, एक बच्चा पैदा होता है ना, तो उसको सब लोग मिल बांट के बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, मतलब किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। और आज की डेट में शहर में देख लो कि अगर कोई बच्चा पैदा कर रहा है तो फिर 2 ही पेरेंट्स है, मम्मी पापा 2 ही है, ठीक है, वो बच्चे को बड़ा कर रहे हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा फाइनेंशियली भी बर्डन बढ़ जाता है और बर्डन फील होता है उन दोनों को, ठीक है। बट गांव के अंदर क्या है, सब लोग मिल बांट के बड़ा कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता कब बच्चा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो जो अपब्रिंगिंग है चाइल्ड की, वो सब मेंबर्स के बीच में बंट जाता है, जिसकी वजह से चाइल्ड डज नॉट बिकम अ बर्डन लीडिंग टू हाई बर्थ रेट। और चाइल्ड एक बर्डन नहीं है, जिसकी वजह से बर्थ रेट जो है वो ज्यादा रहता है। क्लियर। नेक्स्ट आगे देखें तो वो देखे रखा है इकोनॉमिक फैक्टर, उसमें लो लेवल ऑफ एजुकेशन। देखो एजुकेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ, इन दोनों के बीच में ना एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, ठीक है। और जो फीमेल का एजुकेशन है वो काफी ज्यादा जरूरी है, और अगर ढंग से एजुकेशन नहीं मिला फीमेल्स को तो क्या होगा कि जो उनको पता नहीं चलेगा स्मॉल फैमिलीज का क्या इंपॉर्टेंस है, स्मॉल साइज जो है उसका इंपॉर्टेंस पता नहीं चलेगा, जिसकी वजह से उनकी फैमिली बढ़ जाएगी। और एजुकेशन और नंबर ऑफ चिल्ड्रन का एक सीधा रिलेशनशिप है, ठीक है, एक इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर मान लो कोई
वुमेन है जो इलिटरेट है वो ज्यादा बच्चे पैदा करती है एज कंपेयर टू द ऐसी वुमेन जिसने एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन लेके रखा हो। तो एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है और एजुकेशन की मदद से वुमेन के हाथ में रहता है कि उसको अपने बच्चे करने हैं या नहीं करने, फैमिली की साइज क्या रखनी है वो वुमेन खुद अपने हिसाब से डिसीजन ले सकती है। देन आगे बात करें तो लो लेवल ऑफ इनकम। देखो अब बहुत सी बार क्या होता है कि लोगों की इनकम ना, फैमिली की इनकम लो होती है तो वो लोग ज्यादा बच्चे को पैदा करते हैं, वो लोग बच्चे को एसेट्स मानते हैं रेदर देन बर्डन। और आपने बहुत से ऐसे बच्चे देखे होंगे जो ट्रैफिक सिग्नल पे भीख मांग रहे होते हैं या छोटी छोटी चाय की टपरियों पे काम कर रहे होते हैं, छोटे छोटे खाने पीने की टपरियों पे वो लोग काम कर रहे होते हैं, जिससे हम ऐसा कह सकते हैं कि उनके पेरेंट्स ने ही उनको पैदा किया है और जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि जितने ज्यादा बच्चे उतना ज्यादा उनकी इनकम बढ़ेगी। ठीक है, और सब लोग अलग अलग जगह पे काम करेंगे, उनको पैसा ला के देंगे, तो दैट्स वाई लो लेवल ऑफ इनकम की वजह से भी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती है। देन आगे बात करें नंबर 3, हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट तो आपको पता है, बहुत बार पढ़ लिया कि जब कोई बच्चा 1 साल की उम्र से पहले मर जाता है और उसको 1000 बच्चों में से कंपेयर किया जाए ना तो उसको अपने इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में कंसीडर करते हैं। ठीक है, याद रखना ऐसा बच्चा जिसकी 1 साल की उम्र खत्म नहीं हुई, और इसके पीछे काफी वजह है। हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के पीछे गरीबी हो सकती है, ठीक है, लेस केयर दी जा रही है गर्ल चाइल्ड को, या तो फिर न्यूट्रिशन फूड नहीं मिल पा रहा है, अबॉर्शंस काफी हो रहे हैं वुमेन्स में, या मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, 2 बच्चों के बीच में कम गैप है। ऐसे काफी सारे रीजंस है जिसकी वजह से बर्थ रेट जो है ना वो क्या रहता है, ज्यादा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें तो अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में 2 ही दे के रखे हैं। पहला दिया है हाई फर्टिलिटी रेट। अब देखो इन अ गिवन ईयर 1 साल के अंदर 1000 फीमेल्स में से कितनी ऐसी फीमेल्स है जिसकी एज 15 से 49 ईयर्स है, वो कितने बच्चे को पैदा कर रही है, उसको अपने फर्टिलिटी रेट कहते हैं। पता है अपनी कंट्री में पहले फर्टिलिटी रेट काफी था, देश आजाद हुआ था ना तब वुमेन्स का फर्टिलिटी रेट था 6, यानी कि 6 बच्चे को पैदा कर सकते हैं वो 15 साल से लेके 49 ईयर्स के बीच में। बट आज की डेट में वो घटते 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 सिर्फ 3 रह गया है, मतलब 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं पूरे लाइफ टाइम के अंदर। आगे बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन का जो स्ट्रक्चर है वहां आपको हाई फर्टिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, जो वुमेन्स है उसमें काफी ज्यादा फर्टिलिटी है, काफी ज्यादा वो लोग बर्थ देते हैं, दैट्स व्हाई बर्थ रेट ज्यादा है। और दूसरा है लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम या इंफॉर्मेशन। तो फैमिली प्लानिंग मतलब होता है कि वो लोग डिसीजन लेना कि जो साइज है फैमिली की वो कितनी है, गैप्स कितना है 2 बच्चों के बीच में, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज पता होनी चाहिए। मतलब एक प्लान्ड पेरेंटहुड की बात की जा रही है और इसके कमी की वजह से लोगों को नॉलेज नहीं होता इसका। ठीक है, उनके पास नॉलेज नहीं होता, उनको पता नहीं होता कॉन्ट्रासेप्टिव इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जैसे कॉन्डम्स हो गया, या तो हम कह सकते हैं कि जो भी प्रेगनेंसी स्टॉप करने के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके बारे में नहीं पता होता, जिसको कॉन्ट्रासेप्टिव कहा जाता है। और बहुत सी बार ये सब की कमी की वजह से जो बर्थ रेट है वो ज्यादा हो जाता है। क्लियर, तो ये अपने ने टॉपिक खत्म किया। वैसे टॉपिक जो था वो अपना था कि बर्थ रेट क्यों ज्यादा है, मतलब क्यों इतनी ज्यादा पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, उसके पीछे फैक्टर्स क्या है। तो ये सारे मैंने आपको फैक्टर्स एक्सप्लेन किए। बाकी ये क्वेश्चन एक्चुअली में जो था ना वो हाई बर्थ रेट का था। ठीक है, कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट, बट क्वेश्चन एग्जाम में देख सकते हो इस तरह के घुमा के भी पूछ सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट आगे देखते हैं, नंबर है अपना 61। तो डिस्कस एनी 5 पॉइंट्स टू प्रूव इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया, कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके 5 पॉइंट्स बताने हैं। तो पहला है कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम, फिर है एम्प्लॉयमेंट, फिर है एक्सपोर्ट इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या लिविंग स्टैंडर्ड, और बेस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो 5 पॉइंट मैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, और मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूं ना वो अगर एग्जाम में लिखते हो तो डेफिनेटली पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, प्रॉपर कंटेंट में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, और मैं गारंटी देता हूं कि पूरे YouTube पे इतना अच्छा एक्सप्लेन करने वाला और कोई नहीं चैनल होगा, और इतना प्रॉपर कंटेंट भी प्रोवाइड करने वाला कोई चैनल नहीं होगा। तो अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला, कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम। तो देखो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में पहले काफी ज्यादा था, मतलब देश आजाद हुआ ना तब 53.1% था 1950-51 में, बट अब ये रिड्यूस होके कितना हो गया है, 13.9% हो गया है 2011-12 में। यानी कि जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम का वो गिरा है। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, और जिसकी वजह से अब इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि बाकी सारे जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, उसमें ग्रोथ देखने को मिला है, और एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट जो है ना वो एक कॉम्प्लेक्स इश्यू बन चुका है। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करें तो एम्प्लॉयमेंट। तो देखो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है अपनी कंट्री के अंदर। जब अपना देश आजाद हुआ था ना इंडिपेंडेंस के टाइम पे, पता है आपको आधे से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में जुड़ी हुई थी। यानी कि 72% पॉपुलेशन यहां पे देख सकते हो आप कौन से सेक्टर में थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में थी। और 2014-15 के अंदर वो हो गई 49%। ठीक है। और इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के अंदर जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो काफी ज्यादा स्पीडी हुई है। ठीक है, स्पीडी ग्रोथ देखने को मिला है। और स्पेशली जो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट है सर्विस सेक्टर के अंदर वो भी काफी तेजी से हुआ है, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंसी थी एम्प्लॉयमेंट पे वो कम हुई है। तो पहले के मुकाबले पर देखो आज की डेट पे भी मैं कहूं तो अपनी कंट्री में ज्यादातर लोग, आधी जनता कौन से सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को तो बैकबोन माना जाता है अपनी इकोनॉमी का। नेक्स्ट आगे बात करें तो एक्सपोर्ट इनकम। तो देखो इंडिपेंडेंस के दौरान अपनी कंट्री का जो टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग था ना वो एग्रीकल्चर से 70% था। सोचो हम लोग 100% चीजें बेच रहे हैं दूसरी कंट्रीज को, तो 70% तो अकेला एग्रीकल्चर सेक्टर का था। बट अब धीमे धीमे वो कम हो गया है। 2013-14 में उसका सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट अर्निंग रह गया 14.2%। मतलब कि बाकी सारे सेक्टर्स जो है उनका एक्सपोर्ट बढ़ा है, उनका एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन बढ़ा है और इसका कम हो गया है। देन लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें तो एग्रीकल्चर एक बेसिक सपोर्ट है वर्ल्ड की पॉपुलेशन के लिए। और एग्रीकल्चर कॉन्स्टेंटली जो लोगों की लाइफ है उसको इंप्रूव कर रहा है। ठीक है। और एवरेज फूड अवेलेबिलिटी की बात करें तो 395 ग्राम्स पर हेड पर डे अवेलेबल होता था 1951 में, और अब वो अवेलेबल होता है 511 ग्राम्स 2013 के अंदर। और जिसमें हम कहेंगे कि पॉपुलेशन में काफी राइज देखने को मिला है। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना वो लोगों की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, प्रॉपर क्वांटिटीज को प्रोवाइड करके। क्लियर। नेक्स्ट बात करें नंबर 5 बेस्ड फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब देखो एग्रीकल्चर सेक्टर ना इंडस्ट्रियल सेक्टर का बेस माना जाता है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर रॉ मटेरियल देता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को, साथ साथ में इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मार्केट गांव है, रूरल एरिया है। पता है आपको रूरल एरिया के अंदर 69% पॉपुलेशन गांव में रहती है अपने देश की। ठीक है, मैक्सिमम लोग गांव में रहते हैं। तो अगर मान लो कोई भी इंडस्ट्री को कोई भी प्रोडक्ट बेचनी है तो सबसे ज्यादा डिमांड कहां होगी? गांव के अंदर होगी ना। ठीक है, और गांव में ज्यादातर लोग क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है, तो टेलीविजन, फ्रिज, बाइक, मोबाइल फोन, इन सब की सबसे ज्यादा जो डिमांड रहेगी वो कहां रहेगी? रूरल एरियाज के अंदर रहेगी। बोलो क्लियर हो गया? तो ये हमने टोटल 5 पॉइंट पढ़े जो बता रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग 12th में हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना चारों सब्जेक्ट की, अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम, तो आप लोग हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो जाओ जिसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा नॉमिनल है। चारों सब्जेक्ट की मिला के 1999 यानी कि 2000 रुपए में चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। एज वेल एज हमारी बहुत बढ़िया टीम है। कल्पेश सर जो है वो आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हेमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे और मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा। और सच बता रहा हूं इसमें काफी बच्चे जुड़ चुके हैं, काफी बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो इसमें अगर ज्वाइन होते हो ना तो सच में बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। आपको हर एक चैप्टर्स के रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, आप वहां पे टेस्ट दे पाओगे, मतलब टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, एमसीक्यूज के फॉर्म में आप अलग अलग टेस्ट दे पाओगे। एज वेल एज आपको वहां पे काफी सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा जो आपके बोर्ड की एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगा। और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले हमारी इस ऐप में लाऊंगा, सुप्रीम बैच में लाऊंगा, जो इस बार बोर्ड में पूछे जाएंगे। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको पहले ऐप में दूंगा। तो सच बता रहा हूं आप सब लोग ऐप में जुड़ जाओ। और अगर आप लोग हमारे इस कोर्स के बारे में ज्यादा डिटेल्स चाहते हो तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो www.ugt.co.in। ठीक है, अगर आप हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारा ऑफिस का नंबर है 7202012221। ठीक है, इस पे आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया, अगर कैसे ज्वाइन होना है तो बता देता हूं। ऐप को डाउनलोड कर दो, यूजीटी नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। और अगर आप आईफोन यूजर हो तो आपको उसमें माई इंस्टीट्यूट के नाम से मिलेगी आईफोन के अंदर। ठीक है, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना ऐप स्टोर से और उसका जो ORG कोड होगा वो होगा VUGKX। ये अपना ORG कोड है, वो डाल देना तो अपनी ऐप चालू हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देके रखा है एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। तो पहला देके रखा है इकोनॉमिक कॉज। तो देखो कॉजेज ऑफ माइग्रेशन होता क्या है। सबसे पहले माइग्रेशन आपको पता होनी चाहिए कि जब भी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे परमानेंट बेसिस पे शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि हम हमारी नेटिव प्लेस को छोड़ के कहीं और परमानेंटली
परमानेंटली रहने चले जाते हैं, वहीं बस जाते हैं, तो उसको माइग्रेशन कहा जाता है। और लोग माइग्रेट क्यों करते हैं, उसके पीछे के क्या क्या कारण है ना, उसको हम लोग कॉजेस कहते हैं। तो पहला है इकोनॉमिक कॉज। तो इकोनॉमिक कॉज में कुछ पॉइंट्स देकर रखे हैं। पहला एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस, यानी कि जब भी कोई पर्सन एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, काम के लिए एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाता है तो वो इकोनॉमिक कॉज में आता है। फिर लोग क्यों करते हैं, तो ट्रांसफर हो जाता है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है और उसका ट्रांसफर हो गया, इवन प्राइवेट जॉब में भी काफी ट्रांसफर देखने को मिलते हैं, तो लोगों को एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जाना ही पड़ता है। ये फोर्सिबल होता है क्योंकि मजबूरी में जाना पड़ता है, कौन ही चाहेगा बार बार एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाना। देन है नंबर 3, एक्सटेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, मतलब कि जहां पे भी वो लोग रहते हैं, जिस प्लेस पे, वहां पे नेचुरल रिसोर्स काफी सारे आ जाए, मतलब वहां पे पता चले कि बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, तो लोगों को माइग्रेट किया जाता है, वो जगह खाली करवा दी जाती है। जैसे पता चले कि आप जहां रहते हो उसके नीचे गोल्ड है, डायमंड है, या मेटेलिक माइंस है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, ठीक है, तो उस सब माइनिंग के लिए वो लोग काम चालू करते हैं और लार्ज नंबर पे लोगों को माइग्रेट कर दिया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसी सब कंट्रीज में ऐसा सब बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे मान लो पूरा गांव है ना, तो पूरा गांव खाली करवा दिया जाता है, हाँ उनको और फैसिलिटी देते हैं रहने की दूसरी जगह पे, पर वहां पे माइनिंग शुरू कर दी जाती है जब कोई नेचुरल रिसोर्स मिलता है तब। नेक्स्ट आगे बात करें, टू अटेंड बेटर क्वालिटी एजुकेशन, जब अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, अच्छी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो उसके लिए लोगों को एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। मतलब वो जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहां पे इतना अच्छा फैसिलिटी नहीं है पढ़ाई लिखाई का, तो उनको मजबूरी में दूसरी जगह पे जाना पड़ता है, ठीक है, अच्छे एजुकेशन को लेने के लिए। और लोग माइग्रेट करते हैं, ठीक है, परमानेंट बेसिस पे, मतलब वो पढ़ने के लिए जाते हैं, फिर वो वहीं बस जाते हैं, वहीं काम चालू कर देते हैं, वहीं वो लोग रहना चालू कर देते हैं। देन बात करें नंबर 5, टू गेट मॉडर्न हेल्थ सर्विस, यानी कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि किसी को कोई बीमारी है, ठीक है, बार बार हॉस्पिटल की विजिट करनी जाना पड़ता है, या तो फिर उसको हॉस्पिटल की फैसिलिटीज अच्छी चाहिए, तो वो लोग ना जनरली माइग्रेट कर देते हैं उन जगहों पे जहां पे अच्छी फैसिलिटीज हो। वो लोग को अपनी नेटिव प्लेस छोड़ के दूसरी जगह पे माइग्रेट करना पड़ता है, ठीक है, ये भी फोर्सफुल होता है, कौन ही चाहेगा अपनी नेटिव प्लेस को छोड़ना, ठीक है, दैट्स वाई ये भी फोर्सिबल माइग्रेशन का पार्ट है। देन है प्लान्ड माइग्रेशन, जब कोई भी फैमिली अपने बच्चे को पहले भेजती है, मतलब एक जन को भेजा जाए, फिर धीमे धीमे दूसरे जन को भेजा जाए, तीसरे को भेजा जाए, ठीक है, धीमे धीमे लोग जो है फैमिली के, वो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं एक एक करके, तो उसको हम लोग प्लान्ड और ऑर्गेनाइज माइग्रेशन भी कहते हैं। और लोग नेटिव प्लेस छोड़ के कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करने जाते हैं, काम धंधा करने जाते हैं, बट ये प्लान्ड माइग्रेशन क्यों है, क्योंकि फैमिली का एक मेंबर जा रहा है, फिर उसके पीछे दूसरा जा रहा है, फिर तीसरा जा रहा है, वैसे पूरी की पूरी फैमिली जो है वो माइग्रेट हो जा रही है। क्लियर, ऐसा काफी ज्यादा देखने को मिलता है आपको, पंजाबी लोग में काफी होता है, ठीक है, वहां पे लोग कनाडा चले जाते हैं, पहले एक जन जाता है, फिर अपने भाइयों को बहनों को बुला लेता है, फिर मम्मी पापा को बुला लेता है, दादा दादी हो तो उनको भी बुला लेते हैं, जिसकी वजह से माइग्रेशन होता है। क्लियर। नेक्स्ट है सोशल कॉजेज, अब ये तो सीधी सी बात है, मैरिज हो गया, तो मैरिज के बाद एक वुमेन जो है उसको अपनी नेटिव प्लेस छोड़ के वहां जाना पड़ता है जहां उसका हस्बैंड रहता हो, सो इसको सोशल माइग्रेशन कहते हैं। एक शहर छोड़ के दूसरे शहर जाना पड़ता है, एक स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में, इवन एक कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में भी लोग माइग्रेट हो जाते हैं। देन टू गेट रिस्पाइट फ्रॉम सोशल रिचुअल्स, बहुत सी बार जो लोग सोसाइटी में रहते हैं, मतलब गांव में रहते हैं, गांव की जो सोसाइटी है, ट्रेडिशन है, उनको नहीं पसंद, ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर से वो बहुत कंटाल चुके हैं, उनको अर्बन लाइफस्टाइल चाहिए, अर्बन सोसाइटी चाहिए जहां पे लिबरल थिंकिंग हो, मॉडर्न लाइफस्टाइल हो, और वो ऐसे यूथ जो इन सबसे परेशान होके वो जगह छोड़ के चले जाते हैं परमानेंट बेसिस पे, गांव छोड़ के चले जाते हैं, यहाँ की लाइफस्टाइल को देख के वो यहाँ अट्रैक्ट होते हैं, अर्बन एरियाज में सेटल होना चाहते हैं, और इन सबके पीछे का एक कारण है कि वहां के रिचुअल्स जो है, रिजिडिटी है, उससे वो कंटाल गए होते हैं, दैट्स व्हाई वो रूरल एरिया छोड़ के अर्बन एरिया में आ जाते हैं। तो ये सोशल कॉज अपने ने देखे। फिर देखते हैं पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज में दो आ जाते हैं, ठीक है, पहले आ जाता है वॉर एंड अनरेस्ट, यानी कि इन विच एवर एरिया व्हेन वॉर टेक्स प्लेस टाइम एंड अगेन देयर विल बी अनरेस्ट इन दैट एरिया। अब जैसे मान लो कि आपका घर ऐसी मतलब कश्मीर की घाटियों में है, ठीक है, एक बाजू पाकिस्तान है, एक बाजू इंडिया, इस बाजू से कभी बमबारी गिर रही है, कभी इधर से बमबारी हो रही है, तो ऐसे एरिया में आप रहना पसंद करोगे क्या, जहां पे बार बार जंग हो रही है, जहां पे अनरेस्ट है, ठीक है, आप नहीं करोगे, आप मूव कर जाओगे, आप माइग्रेट करोगे उस जगह पे जहां पे आपको शांति मिले, यानी कि जो जगह पीसफुल हो, ठीक है, आप उस जगह पे माइग्रेट कर जाओगे, क्योंकि आपके अंदर इनसिक्योरिटी और
फियर हमेशा बना रहता था इस वजह से। क्लियर? तो ऐसी जगह कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा। फिर है अवॉइड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है जहां बार बार दंगे होते हैं, ठीक है, दंगे फसाद होते रहते हैं, वहां पे भी लोग रहना नहीं पसंद करते, लोग माइग्रेट कर लेते हैं। तो ये कुछ पॉलिटिकल कॉस्ट है। और लास्ट आ जाता है नेचुरल कैलामिटीज और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि आप जिस जगह पे रहते हो वहां पे कोई नेचुरल कैलामिटीज आ गई, जैसे फेमाइन आ गया, अर्थक्वेक आ गया, वॉल्केनो फट गया, ठीक है, तो बहुत सारे लोग माइग्रेट कर जाते हैं अपनी सेफ्टी के देख करके, सेफ्टी के लिए लोग माइग्रेट जो है वो कर लेते हैं। क्लियर? तो ये अपने ने कॉजेस ऑफ माइग्रेशन देखा। और यहां पे मैंने जितना दिया है ना, अगर इतना लिखते हो तो सफिशिएंट है, लिमिटेड पॉइंट्स दिए है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ मैंने समझाया है, जो समझाने जैसी चीजें लगी ना उसको पहले लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, आपका डायग्राम। ठीक है, तो रिप्रेजेंट एंड एनालिसिस द फॉलोइंग डेटा इन टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम। यहां पे अपने को टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम बनाना है, पहले ही क्लियर दे करके रखा हुआ है। और यहाँ पे कुछ डेटा भी दिया है, ट्रेंड ऑफ अर्बन एरिया, और यहाँ ईयर दिया है, और ये परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन दे के रखी है। ठीक है, टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम यानी आपको याद होगा कि अपने ने पहले भी देखा हुआ था, ठीक है, पिछले पेपर के अंदर भी, कि इस तरह से टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम जो है वो बनाया जाता है, जहां पे डॉट्स वगैरह कनेक्ट करते हैं पेंसिल से, ठीक है, स्केल से। तो देखो यहाँ पे ईयर देके रखा है 1961 से 2011, और आप देख सकते हो कि कॉन्स्टेंटली जो अर्बन पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। ठीक है, चलो अब अपने इसका डायग्राम कैसे बनाना है ना वो मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ में आपको ना डायग्राम के जो होता है ना वो आपको मिलेंगे 2.5 मार्क्स, और बाकी के जो 2.5 मार्क है ना वो एनालिसिस के मिलेंगे। पता है एनालिसिस बहुत इजी है, आपको घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि एनालिसिस कैसे करना है, इसकी टेक्निक है। और अगर आपको पता है आपने एनालिसिस कुछ भी लिखा होगा ना उसके रिलेटेड, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि हर इंसान का एनालिसिस अलग अलग होता है। मैं करूंगा वो अलग होगा, आप एनालिसिस करोगे वो अलग होगा, बस सही होना चाहिए, और उसकी एक पैटर्न है वो फॉलो कर लेना। मैं बता देता हूं, तो देखो पहले आप लोग को एक्स एक्सिस प्रिपेयर कर लेना है, फिर वाई एक्सिस प्रिपेयर कर लेना, और यहाँ पे ना एक ईयर लिख लेना, यहाँ लिख लेना परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है, और यहाँ पे 5, 15, 25, 30, 35। ये मैंने कैसे लिया? तो ये मैंने देखा कि मिनिमम कितना है 18, मैक्सिमम कितना है 32, तो 18 भी आना चाहिए, 32 भी आना चाहिए। तो उस बेसिस पे मैंने यहाँ पे देखा कि 18 भी आ जाएगा, 32 भी आ जाएगा, तो 5-5 का इक्वल इक्वल गैप ले लिया। देखो सबके बीच में इक्वल स्पेस है, इसका आपको ध्यान रखना है। इवन ईयर के अंदर भी जो स्पेस है वो इक्वल है, वो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो पहले 1961 है, 71, 81, 91, 2001, 2011। तो पहला क्या देके रखा था? 1961 में 18 दिया था, तो 18 कहां पे आएगा? यहां पे। तो एक डॉट अपने 18 पे कर लेते हैं। फिर 1971 पे था 20, ठीक है, तो यहां पे था 18 के बाद 20। फिर 1981 में था 24, तो इससे थोड़ा सा ऊपर होगा। ठीक है, तो ये हो गया 1981 का 24। उसके बाद अपने देखते हैं क्या देके रखा था, एक मिनट, 18, 20, 24, देन आएगा 26। ठीक है, यानी कि ये जो 25 है उसके ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा 25 के यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है 2001। 2001 में कितना है? तो 28 और 32 है उसके बाद। ठीक है, 2001 में 28, दैट मीन्स इधर। ठीक है, आप लोग प्रॉपर स्केल्स वगैरह का यूज कर लेना। और उसके बाद 32 है, तो ये आएगा डॉट यहाँ पे। अभी इन सबको आपस में अपने कनेक्ट कर लेंगे, स्केल से कनेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो, एकदम बढ़िया सीधी लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो डायग्राम है वो हो जाता है रेडी। अब यहाँ पे आपने जहां जहां पे भी डॉट्स किया है ना वहां पे आपको लिखना रहेगा कि कितने परसेंट थे। जैसे यहाँ था 18%, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे था अपना 20%, देन था 24%, देन 26% था, फिर यहाँ पे 32% था, और यहाँ पे था कितना देके रखा था, एक मिनट देख लेते अपने, 28% था। ठीक है, तो ये परसेंट लिख लिया। अब यहाँ पे आपको स्केल लिखनी पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्केल। तो स्केल में आपको लिखना है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे अपने ने क्या रिप्रेजेंट किया है? तो ईयर दिया है। तो ये कितना गैप आपने छोड़ा है? जैसे मान लो 1 सेमी का छोड़ा है, ठीक है, तो 1 सेमी बराबर 10 साल।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 साल का गैप है। देखो 1961 से 71 10 साल का गैप हुआ। फिर बात करें तो वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस जो है उस पे क्या देके रखा है, तो वाई एक्सिस पे 5% का गैप है। तो अपने 1 सेमी है या 2 सेमी है, ये जो गैप है ना वो मैं लिख रहा हूं। अगर 2 सेमी होगी तो 2 सेमी लिख लेना। ठीक है, कितना परसेंट का गैप है, तो 5% का। तो इस तरह से आपको स्केल लिखनी है, तब जाके आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर स्केल नहीं लिखा तो यहाँ पे 0.5 मार्क्स कट सकता है, 1 मार्क भी कट सकता है। ठीक है, तो अब जाके डायग्राम रेडी होता है, बट अभी भी आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। एनालिसिस कैसे करना है ना वो सिखाता हूं। देखो याद रखना, इसके कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं। जो पहला पॉइंट होता है ना एनालिसिस में, उसमें आप लोग लिख लेना एक्स एक्सिस पे क्या देके रखा है और वाई एक्सिस पे क्या देके रखा हुआ है। या तो आप पहला पॉइंट ये भी लिख सकते हो, एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ये भी लिख सकते हो कि ये जो डायग्राम है उसमें हम लोग कौन सा टाइप ऑफ डायग्राम बनाने वाले हैं। ठीक है, मतलब कौन सा टाइप ऑफ डायग्राम हमने ड्रॉ किया है। जैसे अपने ने इसमें कौन सा ड्रॉ किया, टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम ड्रॉ किया, तो वो बता सकते हो। ठीक है, फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। फिर एक हाईएस्ट का ले सकते हो। ठीक है, हाईएस्ट कौन सा है इसमें से। फिर तीसरा ले सकते हो लोएस्ट का, कौन से ईयर में सबसे ज्यादा लोएस्ट था। चौथा ले सकते हो इसका ट्रेंड क्या है। सो ट्रेंड मतलब होता है कि ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कितना अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, उसका ट्रेंड बताना है। और पांचवा आपको बताना है उसके पीछे का रीजन, कि अर्बन एरियाज के अंदर क्यों पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो अच्छी लाइफस्टाइल की वजह से, इंडस्ट्रीज की वजह से, ऐसी काफी सारी रीजंस है। तो अगर ये 5 पॉइंट आप एक्सप्लेन कर देते हो ना, तो पूरे में से पूरे मार्क। ठीक है, तो 5 पॉइंट क्या क्या होंगे, तो पहला, द गिवन डेटा शो परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया फ्रॉम 1961 टू 2011। एंड यहाँ पे अपने कौन सा डायग्राम बनाएंगे, टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम बनाएंगे। और ये भी लिख सकते हो आप लोग की डेटा क्या शो कर रहा है। देन एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द ईयर्स, एक्स एक्सिस पे ईयर्स है। एंड वाई एक्सिस शोज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। परफेक्ट। एंड द लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इज सीन इन 1961, कितनी थी, 18%। वेयर एज द हाइएस्ट लेवल ऑफ population is recorded in 2011 at 32%। तो लोएस्ट हाईएस्ट हो गया। अब देखते हैं ट्रेंड, ट्रेंड कैसा है। तो जो डेटा है वो शो कर रहा है कि कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग ट्रेंड इन अर्बनाइजेशन ओवर द पीरियड। पूरे अलग अलग ईयर्स में कंटिन्यूअस इंक्रीज देखने को मिला है, अर्बन पॉपुलेशन अच्छी खासी बढ़ी है। अब लास्ट में रीजन देखते हैं कि पॉपुलेशन क्यों बढ़ी अर्बन एरिया में, बिकॉज इंडस्ट्रीज बढ़ी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, या तो माइग्रेशन की वजह से, लोग रूरल एरिया से शहर में काफी माइग्रेट हुए हैं, या तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए, या काम की ढूंढने के लिए, अच्छी एजुकेशन, हेल्थ, या तो अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के लिए अर्बन एरियाज में आए हैं। तो ये रीजन बता दो, आपको पूरे के पूरे 5 मार्क पक्के मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको टेक्निक बताई कि एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो यहां पे अपना जो सेक्शन ई है गाला पेपर 4 का वो फिनिश होता है। और उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, ये वीडियो आपके जितने भी दोस्त हैं सब तक शेयर कर दो, जिससे हमको हमारी चैनल्स को सब्सक्राइबर्स मिले और हमको मोटिवेशन मिले, और हम आपके लिए ऐसे ही काफी सारे वीडियोस लेकर के आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।